नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड मेज। मैं हूं नगमा और मेरे साथ आज दो खास मेहमान जानवी त्रिपाठी और गौतम चिकरमणे। और बात होगी ट्रंप और टैरिफ, ट्रेड वॉर, विश्व व्यवस्था और विश्व व्यापार की। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने टैरिफ वॉर इस तरह की छेड़ी है जिससे न सिर्फ विश्व व्यापार कारोबार बल्कि पूरी विश्व व्यवस्था में उथल पुथल है, हलचल है और हर तरफ ये डर है कि कहाँ कैसा असर होगा। मैं तो इसको टैरिफ कहना ही वोकैबुलरी ही गलत है, ये भाषा ही गलत है। ये टैरिफ तो है ही नहीं। क्या है फिर? जब ये शुरुआत करी थी तब टैरिफ की बात करी थी, पूरी एनालिसिस करी, हमने सीरियसली लिया उसको। मगर जब लागू करना चालू किया तब वो टैरिफ तो है ही नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, कुछ अजीब सा मन घड़त नंबर है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, उसके बीच में अभी क्रिटिकल मिनरल्स काफ़ी ज़रूरी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन है। अगर यूक्रेन बेटर डील देगी, ट्रंप यूक्रेन के साइड पे होंगे, रशिया बेटर डील देगी, वो रशिया के साइड पे पहुंच जाएंगे। अगर आप ट्रंप के सामने सर ना झुकाओ और वो नैरेटिव बदल के आपके खिलाफ हो जाए तो ऐसी इंटरनेशनल रिलेशंस की हमें आवश्यकता नहीं है। भारत सर नहीं झुकाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड मेज। मैं हूं नगमा और मेरे साथ आज दो खास मेहमान जानवी त्रिपाठी और गौतम चिकरमणे। और बात होगी ट्रंप और टैरिफ, ट्रेड वॉर, विश्व व्यवस्था और विश्व व्यापार की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बात हम ट्रंप की कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और बात अभी हम टैरिफ की कर रहे हैं। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने टैरिफ वॉर इस तरह की छेड़ी है जिससे न सिर्फ विश्व व्यापार कारोबार बल्कि पूरी विश्व व्यवस्था में उथल पुथल है, हलचल है और हर तरफ ये डर है कि कहाँ कैसा असर होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि असर किन्हीं खास देशों पर ही नहीं होगी, पूरा विश्व व्यवस्था जो है वो इससे प्रभावित होने वाला है। भारत की बात अगर करें तो भारत उन देशों में है ब्राज़ील के साथ साथ जहाँ पर सबसे ज़्यादा टैरिफ ट्रंप लगाने वाले हैं और सज़ा के तौर पे लगाने वाले हैं। तो 25% टैरिफ, 25% अतिरिक्त टैरिफ, जिसके ऊपर हाँ ना का सवाल बना हुआ है कि क्या होगा। लेकिन जो टैरिफ उन्होंने लगाया है उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर, गौतम, आप क्या देखते हैं पहले? क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं कि भारत को कोई ख़ास इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर हम 25% टैरिफ की बात करें जो शुरुआत में उन्होंने लगाई, तो उससे क्या और किस सेक्टर्स में बहुत असर पड़ा है? अगर आप भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स देखें वो कुछ करीब 800-850 बिलियन डॉलर्स के हैं। हमारा एक्सपोर्ट जो यूएसए को जाता है वो करीब 78-80 बिलियन है। तो समझ लीजिए 10% जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएसए को जाते हैं और वो 10% पे प्रभाव पड़ेगा इसका। मगर अगर आप जीडीपी से देखें तो थोड़ा स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, 2-2.5% है। उस बोझ को संभलने की, उस बोझ को मैनेज करने की हमारे पास क्षमता है जी। और ऐसा नहीं है कि जो एक्सपोर्टर है वो प्रतीक्षा कर रहा है कि या होप कर रहा है कि ट्रंप बदलेगा या सरकार कुछ काम लेगी। वो इकोनॉमिक एजेंट है, उसने ऑलरेडी अपनी नई पाइपलाइंस बना ली होंगी अगर वो ढंग का एक्सपोर्टर हो तो हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स को शायद एक्सक्लूड किया हुआ है क्योंकि उनको आवश्यकता है इन दवाइयों की। तो बाकी जो हैं टेक्सटाइल वगैरह में शायद थोड़ा फ़र्क पड़े। दूसरी बात, हमें डायरेक्टली फ़र्क पड़े ना पड़े, अमेरिकन कंज्यूमर को फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके चीज़ें महंगी होंगी। तो या तो जो अमेरिकन इम्पोर्टर है वो भारत से इम्पोर्ट्स लेना बंद कर दे। कहाँ जाएगा मगर? चाइना के पास जाएगा, ताइवान, कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाएगा कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार का टैरिफ तो लगा ही हुआ है। इनफैक्ट मैं तो इसको टैरिफ कहना ही वोकैबुलरी ही गलत है, ये भाषा ही गलत है। ये टैरिफ तो है ही नहीं। क्या है फिर? जब ये शुरुआत करी थी तब टैरिफ की बात करी थी, पूरी एनालिसिस करी, हमने सीरियसली लिया उसको, ट्रंप जी को, कि ये है, इतना बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यहाँ सरप्लस है, वहाँ डेफिसिट है। तो शायद अगर वो WTO के नॉर्म्स को तोड़ के, डिस्ट्रॉय करके, वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को तोड़ ताड़ के भी अगर आप स्ट्रेच करें तो ठीक है, शायद भारत का टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको इक्वलाइज करना चाहिए। यू कैन थिंक अबाउट दैट, उस दिशा में आप सोच सकते हैं। कुछ ना कुछ लॉजिक मिल जाएगा आपको, कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन मिल सकता है। मगर जब लागू करना चालू किया तब वो टैरिफ तो है ही नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, कुछ अजीब सा मन घड़त नंबर है।
और मतलब 2 मिनट अगर आप देंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे भारत का ट्रेड सरप्लस है उनके साथ, उन्होंने हम पे टैरिफ डाल दिया 25%। मैं रशिया की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में करेंगे। मगर साउथ कोरिया का तो सरप्लस था यूएसए का, वहाँ भी डाल दिया है। तो ना तो ये डेफिसिट या सरप्लस की बात है, ये तो कुछ और ही बात चल रही है। उनकी एलाइज हैं, सबसे बड़े एलाइज हैं जो उनके ऊपर सिक्योरिटी के लिए निर्भीत हैं, उनकी मार्केट्स को देखते हैं। यूरोपियन यूनियन उनको ऐसा बेइज्जत किया, आपने वो फोटोग्राफ्स तो देखी ही होंगी। जी जी। और उनके ऊपर भी टैरिफ्स डाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर दोस्त हो आप तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरी तरफ चाइना है जिससे वो डर के बैठा हुआ है अभी। तो आज फिर से कुछ धमकी दी है, पता नहीं धमकी देने की क्षमता है या नहीं है। जब चाइना ने उनको क्रिटिकल मिनरल्स देने से इनकार किया तो दब के फिर से बैठ गए। तो मेरे ख्याल ये एक बुली होता था स्कूल के अंदर जो हर एक को पीटता पाटता था, जब तक एक कमज़ोर आदमी खड़ा होकर उसको 2 चप्पड़ ना मारे। हाँ, तो इंतजार में वो इसी की वो बुली है। और इसमें अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं, इसमें अगर आप कोई रीजनिंग ढूंढ रहे हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ख़तरनाक है कि हम दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे ताकतवर देश की बात कर रहे हैं और वहाँ पर एक ऐसा बुली है जिसके कुछ भी करने में कहीं कोई कायदा कानून उसको माना नहीं जा रहा है। ये पूरा ट्रंप के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब क्या करेंगे। और गौतम ने अभी बात की चीन की भी, और ये कि कोई लॉजिक नहीं है ट्रंप के फैसलों में। तो भारत पर जिस रूस से तेल लेने के लिए आप प्यूनिटिव मेजर्स डाल रहे हैं, सज़ा दे रहे हैं, चीन तेल खरीद रहा है, वहाँ आप टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। तो कुल मिला के ये ट्रंप की मर्जी है कि वो कब कहाँ कैसे करेंगे। जानवी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रंप के पीछे भी लोग हैं जो ये एक्चुअली एडवाइस दे रहे हैं प्रेसिडेंट को कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। वो जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, उसमें वो खो जाता है कि एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है जो थोड़ा एंटी इंडिया सोच रहा है अभी। ये जो सच्चाई है ये हमें फेस करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचें कि ब्राज़ील पे भी डाला है, इज़ इट कि इरिटेशन है पूरे ब्रिक्स के साथ, क्योंकि ब्रिक्स का अब बढ़ गया है, एक्सपैंड कर गया है जी। इफ़ दैट इज़ द केस, या फिर आप ये सोचते हैं कि अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, उसके बीच में अभी क्रिटिकल मिनरल्स काफ़ी ज़रूरी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेसन है। तो अगर यूक्रेन बेटर डील देगी, ट्रंप यूक्रेन के साइड पे होंगे, रशिया बेटर डील देगी, वो रशिया के साइड पे पहुंच जाएंगे। वही हमने देखा इन द रीसेंट समिट, जब बात हुई थी पुतिन की ट्रंप से एंड इवेंचुअली ज़ेलेंस्की से भी। whoever gives him the better deal, and वो समराइज कर देता है एक तरीके से ट्रंप का अप्रोच एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच बाय एक्सटेंशन। जब बात करते हैं किसके पास कम टैरिफ है, ज़्यादा टैरिफ है, वो थोड़ा छुपा देता है बात को कि इंडिया की डिपेंडेंस है, बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इंडिया के पास ऑप्शंस है। हमने अभी यूके के साथ एक बहुत ही अच्छा FTA साइन किया है जी। साथ साथ EU के साथ अब थोड़ा फास्ट ट्रैक हो जाएगा होपफुली। एक अनरिटन रूल टाइप का है इंटरनेशनल पॉलिसी में कि बाहर जो चीज़ें हो रही हैं उसके प्रेशर से अंदरूनी चेंज आने लगता है, रिफॉर्म्स होने तो उस तरीके से GST रिफॉर्म अनाउंसमेंट आ गया है। लोकल करेंसी ट्रेडिंग जो हम बात करते रहते हैं, ब्रिक्स में भी बात होती रहती है। अब RBI फ्रंट फुट पे चला गया है कि नहीं, आप रुपीज़ में ट्रेड कीजिए, हमारा फॉरेक्स लॉस जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस होता है जब हम डॉलर्स में ट्रेड करते हैं वो अब कम हो, ताकि हमारी वो जो वल्नरेबिलिटी है जो 1.6 बिलियन ऑलमोस्ट एक्सचेंज में हम पे करते हैं वो ना पे करना पड़े। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने इकोनॉमी को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हैं और भारत ने कई कदम उठाए हैं, और एक तो ट्रंप की जो पागलपन है उसके पीछे भी देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। एग्जैक्टली। लेकिन ट्रंप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो ट्रंप हैं, उनको गंभीरता से नहीं ले सकते। लेकिन वहाँ पर एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट की जो बात जानवी कर रही हैं गौतम, आप मानते हैं कि वो एक उसके पीछे एक थॉट है? ऐसे ही नहीं कि ट्रंप सबसे ज़्यादा इस वक्त चीन को भी छोड़ के भारत के पीछे हैं और भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा टैरिफ हमला वो कर रहे हैं।
तो उसके पीछे, और बीच में ये पूरा पाकिस्तान एपिसोड भी हुआ और आसिम मुनीर का वहाँ पे जाना, और पाकिस्तान जो है जो भी कह रहा है वो अमेरिका की शह पे कह रहा है, पाकिस्तान में ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, इनकी बातें करना। तो ट्रंप कुछ सोच समझ कर ये कर रहे हैं। तो क्या रीज़न आपको लगता है कि दिस एंटी इंडिया सेंटिमेंट जिसको वो बढ़ावा दे रहे हैं, और एक ऐसे समय में जब बहुत ज़्यादा ट्रंप भारत के दोस्त भी बन रहे थे? अगर आप ट्रंप के सामने सर ना झुकाओ और वो नैरेटिव बदल के आपके खिलाफ हो जाए, तो ऐसी इंटरनेशनल रिलेशंस की हमें आवश्यकता नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि भारत अपना सर नहीं झुकाएगा। और ये मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बने। हमने बहुत सैंक्शंस झेले हैं। वी हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शनड इकोनॉमीज। हम लोग भूल जाते हैं कि जो पिछले 25 सालों में जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स करीब आए हैं, उसके पहले हमारे खिलाफ सैंक्शंस हुए थे। हमें अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था जब कोल्ड वॉर हो रही थी। तो यह हम भूल के अगर हम आगे बढ़े तो लग रहा था कि हम आगे जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो भारत खत्म हो जाएगा। भारत सर नहीं झुकाएगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। और कारण ये नहीं कि हमारा सर बहुत भारी है, कारण ये है कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमें अलाउ नहीं करने देगी ऐसी चीज़। तो मेरा ख्याल है कोई हमें रीज़न ढूंढना ट्रंप के एक्शंस में व्यर्थ होगा। फॉर इंस्टेंस, हमें बोला जाता है कि हम रशियन तेल खरीद रहे हैं, मगर अमेरिका की ट्रेड 20% बढ़ी है रशिया के साथ जी। चाइना खरीद रहा है, यूरोपियन यूनियन खुद खरीद रहा है गैस उनसे। तो आई थिंक ये दोगलापन, ये इसके पीछे रीजनिंग ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। और भारत इसको सिर्फ मैनेज करना होगा। और हमें वो बुली है जैसे मैंने बताया, तो हमें झुकना नहीं है उसके सामने। और जो भी उसके ना झुकने की जो पनिशमेंट मिलेगी वो हमें झेलना पड़ेगा। अब दूसरी बात, इससे पहले कि हम ज़्यादा जंप करना शुरू करें, कई लोग कह रहे हैं अच्छा यूएस ऐसे कर रहा है, चलो चाइना से हाथ मिलाते हैं। चाइना अलग प्रकार का बुली। इनफैक्ट चाइना ने ही वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ना शुरू किया था। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को वेपनाइज किया, अपने इक्विपमेंट को वेपनाइज किया। अब ट्रंप कह रहा है मैं ट्रेड वेपनाइज करूँगा, मैं रिसोर्सेज को वेपनाइज करूँगा। तो आई थिंक दोनों ही एक बराबर चल रहे हैं। भारत को देखना है कि अपने इंटरेस्ट के अंदर क्या डील्स वो कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब चाइना थोड़ा सा टेम होता जा रहा है, क्योंकि चाइना पर भी प्रकोप हो सकता है आ जाए जी। तो रशिया, चाइना और इंडिया, अगर रशिया तो हमारा मित्र है, मगर अगर चाइना से दुश्मनी थोड़ी घट जाए तो मेरा ख्याल एक नया रास्ता दिख सकता है। और हमें ये भी फाइनली सोचना चाहिए कि हम तो सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, मगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरे प्रकार के डीप स्टेट भी देखें, तो अगर उनके हाथ से इंडिया जा रहा है, दिख रहा है, तो ये तो उनके लिए बड़ी उनके हित में बहुत उनके हित में बिल्कुल नहीं है। और इंडिया की बजाय उनको अगर पाकिस्तान से मेल जोल करना है तो गुड लक टू देम। एब्सोल्युटली। जब भारत की तैयारी कैसी है इससे निपटने के लिए, तो हम वो बात कर रहे थे। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि नई साझेदारियां हो रही हैं। जो गौतम आप भी कह रहे हैं कि इस पर बहुत खुश भी नहीं हो जाना है कि चलिए कोई बात नहीं, हम चीन से हाथ मिलाते हैं। वहाँ भी एक संभल कर काम करना है। लेकिन चीन, रूस और भारत का एक नया गठजोड़, नया तो नहीं है लेकिन एक मजबूत होता और चीन से बेहतर होते संबंध भी दिखे हैं। तो एशिया की बात करें, यहाँ पर किस तरह की नई साझेदारियाँ, नई पार्टनरशिप्स उभर रही हैं? इस क्राइसिस में एक मौका भी है बहुत तरह के नए अलायंसेस के लिए, नए व्यापार के लिए, नए सप्लाई चेन्स डेवलप होने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में भी। जी, अगर हम सोचे करीब 8 साल पहले की बात है, इंडिया ने आरसेप जब छोड़ा था, अब वो कॉन्वर्जेशंस, वो बातें वापस आने लगी है इंडियन पार्लेंस में। और ये सोचने की बात है कि उस समय हमने क्या नहीं सोचा था जो अब हम सोच सकते हैं। अब हम ये सोच सकते हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया है। जो 18% हम एक्सपोर्ट यूएस को करते हैं और जबकि 17% हम ईयू को करते हैं। ईयू हमें याद रखना चाहिए, उसमें 27 कंट्री हैं जी। हम 27 कंट्री को उतना नहीं बेच पाते जितना हम एक यूएस को बेच रहे हैं। डिमांड, जो चीज़ें हम यूएस को बेच रहे हैं उनका प्रोफाइल अगर आप देखें, वो चीज़ों की डिमांड पूरे दुनिया में है। इट इज़ नॉट जस्ट द यूएस। चाइना को देखिए, रशिया को देखिए, आसियान कंट्रीज़ को देखिए, आप अफ्रीका में देखिए, आप डिमांड पूरी है। मार्केट्स ढूंढना ज़रूरी है। वो मार्केट्स ढूंढने के लिए अब
सरकार ने भी काफ़ी कुछ किया है, पर प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ प्राइवेट सेक्टर को आदत है कंफर्म्ड मार्केट्स की। रिस्क एपेटाइट इंडियन इंडस्ट्री में कम रहा है, शुरू से कम रहा है, बट सरकार ने, हम बात कर रहे थे सरकार क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट गारंटीज़ नई भी चालू की हैं सरकार ने। तो आप नए मार्केट्स को जब एक्सप्लोर करते हैं और उसमें आपको सरकार मदद दे रही है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज़ हमें अब बस ये याद दिलाया जा रहा है कि हिपोक्रेसी एक आदत सी है इन वेस्टर्न पॉलिसी। वो अपने मर्ज़ी के हिसाब से, अपने मुनाफे के हिसाब से देखते हैं कब किसके साथ समझौता करना है, नहीं करना है। एक ज़माने में यूरोप हमको बोल रहा था आप रशिया से तेल मत खरीदिए, उसी दूसरे हाथ से वो हमसे रिफाइंड ऑयल ले रहा था जो रशियन ऑयल था। एट द सेम टाइम आप फ्रांस का रीसेंट कमेंट देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री की बात हुई वहाँ के हेड से, एंड दे हैव एक्नॉलेज्ड कि इंडिया के ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में वो हमें सपोर्ट देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड जो उनके साथ हो रहा है शिफ्ट हुआ है। अब हम वहाँ से रक्षा ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं। जो रक्षा व्यापार हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं, जर्मनी के साथ शुरू कर रहे हैं, ये एक डाइवर्सिफिकेशन है हमारे इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स का, डिफेंस सेक्टर का, जो कि यूएस के भी इंटरेस्ट में है। बट अब यूएस के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे सवाल उठने लगे हैं जी। तो वो सवाल जब उठने एक बार शुरू हो जाते हैं, जब वो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो बोलते हैं जिस चीज़ को, जब वो शुरू हो जाता है किसी पार्टनरशिप में आना, वो रिकवर करना बहुत मुश्किल है। एंड ये चीज़ आप अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स एंड थिंकर्स भी बोल रहे हैं, आप सुन सकते हैं। निकी हेली का आया था एक स्टेटमेंट कि ये डेंजरस एक ट्रैक है जहाँ इंडिया यूएस से दूर चला जाएगा बिकॉज ऑफ दीज एक्शंस। बिल्कुल। एंड डायस्पोरा की हम बात करते हैं, कितनी ही बात कर लेंगे डायस्पोरा की, अंत में हमें याद रखना पड़ेगा कि वो है इंडियंस बट वो अमेरिकन सिटीजन्स हैं। वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं अमेरिकन पॉलिसी से। इंडिया में क्या पॉलिसी चल रही है उनके डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट नहीं आता है। जो आपने कहा ना कि अमेरिका से भारत दूर हो रहा है, जैसे जानवी कह रही है गौतम, तो यहाँ पे यूरोप और एशिया की जो अपनी उनकी राजनीतिक और आर्थिक उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी बदलती नज़र आ रही हैं। और ये दिख रहा है कि अमेरिका से यूरोप भी बल्कि दूर हो रहा है, और वो भी ट्रेड वहाँ पर डाइवर्सिफाई होना या एशिया के साथ ट्रेड इंक्रीज होना, ये भी आप बदलाव देख रहे हैं कुछ इस तरह का? यूरोप में और भारत में एक बड़ा फंडामेंटल अंतर है। भारत अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, यूरोप नहीं कर सकता। सुरक्षा के लिए वो निर्भीत है अमेरिका पे, तेल गैस के लिए निर्भीत था रशिया पे, मार्केट्स के लिए निर्भीत है चाइना पे, और फर्टिलिटी के लिए निर्भीत है इमिग्रेंट्स पर। तो ये मजाक कर रहा हूँ, बट ये निर्भरता जो है। दूसरी बात जो मैंने नोट करी यूरोप में, अब तो काफ़ी आना जाना हो रहा है, वहाँ नेशनलिज्म है ही नहीं। तो उनका जो अंदरूनी एक मेरा देश, पेट्रियोटिज्म, मेरे लोग में ट्रम्प करना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि उसको तो एकदम आपने नपुंसक बना दिया ईयू के अंडर। तो सारे डिसीजंस जब ईयू लेता है तो जर्मन नेशनलिज्म कहाँ है, फ्रेंच नेशनलिज्म कहाँ है, इटालियन नेशनलिज्म कहाँ है? देश के बारे में सोच ही नहीं पाते देशवासी। तो वो वोट देते हैं मगर डिसीजंस ब्रसेल्स में लिए जाते हैं। तो ठीक है, वाइन और पिज़्ज़ा तक आप सीमित रख सकते हो, या वीसाज लेने देने में कर सकते हो, लेकिन आगे कुछ है नहीं। भारत ऐसा देश नहीं है। भारत के अपनी इकोनॉमी है जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। उसके अपनी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमने अभी पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने देखा, और इससे पहले चाइना के साथ। भारत एकमात्र देश है जो चाइना के साथ आंख से आंख मिला के हिमालय में खड़ा है, और किसी देश ने ये किया नहीं, ना किसी देश की हिम्मत है, ना औकात। तो भारत अलग है, ईयू अलग है। हमारा जीडीपी 4 ट्रिलियन होगा और ईयू का 26, लेकिन उनका 26 पर जो ट्रिलियन का जीडीपी है वो डाइवर्स है। फाइनली जो चर्चा कर रहा हूँ यूरोपियन लोगों से, और ORF में भी, पब्लिकली भी, और बैकरूम के अंदर भी, जो भी फॉरेन मिनिस्टर आता है वहाँ से, वो अपने देश की हित में बात नहीं करता। वो कहता है EU इंडिया FTA करो, EU इंडिया FTA करो। तो ऐसा क्या दिख रहा है उनको भारत में जो कि हमें नहीं दिख रहा, ये मैं नहीं जानता, मगर इस साल के अंत तक EU इंडिया FTA होने की
बहुत बड़ी संभावना है। ऑल्दो आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि वो ट्रंप की परछाई से इतने डार्कनेस आई हुई है वहाँ पे। सपोज ट्रंप ने कहा ये मत करो, शायद वो ना करें, मगर जहाँ तक लॉजिक की बात है तो इस वक्त EU और भारत का जो FTA है वो EU और भारत दोनों के लिए पॉजिटिव पर आप डेवलपमेंट EU को भी संगठित होते देख रहे हैं, कुछ कदम इस तरह के हफ्ते पोस्टल सर्विसेज की खबरें मैंने पढ़ी जिस तरह का अब वहाँ पर हुआ है, तो EU भी इकट्ठा हो रहा है इसके खिलाफ में। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी मूवमेंट है अगेंस्ट अमेरिका, आई मीन जो कदम ट्रंप ने उठाए हैं उसके तौर? इट इज़ अनलाइकली ऑनेस्टली, क्योंकि नॉट जस्ट यूरोप, आप जापान को देखें, साउथ कोरिया को देखें, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनको डिपेंडेंस है अमेरिका पे अपने डिफेंस के लिए। तो उनको अमेरिका के ख़िलाफ़ जाना इस वजह से मुश्किल हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, न्यूजीलैंड को देखिए, इनके साथ हम ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी आधी एग्रीमेंट हो चुकी है, बाकी हम ख़त्म करने के कगार पे हैं। भी अब चिले के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, हम अपने नए मार्केट्स ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। तो इंडिया में अब ये एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, एक मैच्योरिटी आ गई है, जो हम समझ गए हैं कि बाकी लोग जो कर रहे हैं वो करते रहें, हमें अपनी पॉलिसी ठीक करनी तो है। भारत की पॉलिसी इस समय एक डाइवर्सिफिकेशन की भी है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी रॉ मटेरियल से ज़्यादा आगे बढ़कर फिनिश्ड गुड्स हैं, हाई एंड गुड्स हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गौतम मैं पढ़ रही थी कि भारत अब अफ्रीका में निर्यात बढ़ाएगा अपने, चाहे वो दवाइयाँ हों, IT सेवाएं हों, कृषि उपकरण हो, बड़ा मार्केट है वहाँ पर भी। लैटिन अमेरिका की आपने बात की है, ब्राज़ील, मेक्सिको, चिली के साथ नए समझौते हो रहे हैं, तो ये एक मौका भी है भारत के लिए डाइवर्सिफिकेशन का, और भारत सरकार ये कदम उठा रही है। हम लोग ऑलरेडी काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन जो हमारा लॉस ऑफ मार्केट होने जा रहा है अमेरिका के साथ, या पोटेंशियल लॉस ऑफ मार्केट जो होने जा रहा है अमेरिका के साथ, उसको और तेज़ी से देखेंगे। और आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस करी, वो है क्रिटिकल मिनरल्स। आई होप आप बात करेंगे इस विषय में। लेकिन ये जो सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त जो मुझे दिख रही है वो है अंदरूनी रिफॉर्म्स। इन्होंने भी उस पर बात करी थी। फॉर इंस्टेंस जन विश्वास एक्ट पार्ट 2 भी आ गया है, और पार्ट 3 पे चर्चा ऑलरेडी शुरू हो गई। जन विश्वास ऐसा लॉ है जो कि डूइंग बिजनेस में सुविधा देता है, आसान कर देता है। इम्प्रिजनमेंट, छोटी चीज़ों के लिए आपको जेल में भेजने की धमकी बंद रोकने के लिए नए नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं। उस स्पीड से नहीं आ रहे जिस स्पीड से हम चाहते हैं, मगर आ रहे हैं और दिख रहे हैं। GST अभी दिवाली तक आएगा, 2 रेट्स की बात चल रही है। मैंने ये भी सुना कि डिजिटल कस्टम्स, उसमें लॉजिस्टिक सुधार, ये भी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, या मेक इन इंडिया PLI स्कीम जो है वहाँ पर भी अमेरिका पर कम और दूसरे देशों पर, एशिया यूरोप पर ज़्यादा निर्भरता की बात हो रही है। यही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग 2 प्रकार की हमारी नीतियाँ इस वक्त दिख रही हैं। एक तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वो उसके लिए सरकार की ज़रूरत नहीं, उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स खुद ही रास्ते ढूंढ लेंगे। और दूसरी है अंदरूनी रिफॉर्म्स, इंटरनल रिफॉर्म्स, जहाँ पे भी चर्चा हो रही है। और तीसरी मैं चाहता हूँ जानवी आप उस क्रिटिकल मिनरल्स की बात ज़रूर करें। जी, जस्ट थोड़ा ऐड ऑन करने के लिए, जो अंदरूनी रिफॉर्म हम कर रहे हैं वो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जितना आप पैसा डालेंगे कंज्यूमर के हाथ में, उतनी अंदरूनी डिमांड बढ़ेगी, तो उतना ही इंडियन मार्केट जो हम दूसरों को देते जाते हैं वो हमारे खुद के लोग भी यूटिलाइज़ कर पाएंगे। एक बात वो है। क्रिटिकल मिनरल्स जहाँ तक चर्चा हो रही है, थोड़ी बात हुई थी रशिया और यूक्रेन के उसमें, चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स सबकी सच्चाई है। करीब 98% ऑफ गैलियम, जर्मेनियम एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स, नॉट जस्ट रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स ही नहीं, वहाँ पे प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो जो एक्सेस टू दैट टेक्नोलॉजी जब चाइना बंद करने लगता है, एंड इस पे थोड़ी पहले चर्चा हुई थी कि चाइना के साथ सडनली दोस्ती हम नहीं कर सकते, इट इज़ फॉर दिस रीज़न कि लास्ट माइल पे जब आप देखें तो उनके हित में नहीं है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें ऐसे ही दे दें। तो वो एक तो R&D में इंडिया क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ पाए, दूसरा कौन से दूसरे मार्केट्स में हम क्रिटिकल मिनरल्स एक्सेस कर पा रहे हैं, अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा रहे हैं। जैसे काबिल जो हमारी क्रिटिकल मिनरल्स एजेंसी है,
उन्होंने अर्जेंटीना में एक साइन किया है एग्रीमेंट वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने के लिए। इंडिया में खुद हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। इंडिया हमें जो प्रॉब्लम फेस हम करते हैं, हम थोड़ा सस्टेनेबिलिटी कॉन्शियस कंट्री हैं। हम थोड़ा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये सब पे हमारा थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहता है। एंड हमारी सिविल सोसाइटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड दिस इज़ अ स्ट्रेंथ। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वीकनेस ऑफ द इंडियन पॉलिटी, बट एट द एंड ऑफ द डे जब इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं आप, वो हमें मैथ करना पड़ेगा कि कितना हम इंडस्ट्रियलाइज करें एंड कहाँ से क्रिटिकल मिनरल्स एक्सेस हम अपने सिक्योर करें, ताकि डिपेंडेंसी बिल्कुल ही ना हो। बिल्कुल ही ना हो ऐसा भी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं बोलूँगी मैं, मुश्किल है। लेकिन जब हम सही टाइप के अग्रीमेंट्स करेंगे, समझौते करेंगे, चाहे वो अफ्रीका में हो, आसियान में हो, अब आप देखेंगे ब्रिक्स में इंडोनेशिया ऐड हो गया है, थाईलैंड भी बात चल रही है पार्टनरशिप की। इनको भी काफ़ी तजुर्बा है इन क्रिटिकल मिनरल यूज़ एंड प्रोसेसिंग। इंडिया का खुद का तजुर्बा है। इंडिया में करीब साल भूल रही हूँ मैं, काफ़ी साल हो गए हैं, खुद एक शुरू हुआ था गैलियम प्रोसेसिंग के लिए। अब वो प्रोजेक्ट क्यों बंद हुआ, क्यों वापस नहीं चालू कर रहे, ये एक सवाल है। क्योंकि वो मेचोरिटी हमारे थिंकिंग में रही है काफ़ी सालों से। ये नई बात नहीं कर रहे हैं, 5 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, 10-20 काफ़ी सालों से चल रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स की हमें ज़रूरत है। क्रिटिकल मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन अब हो गया है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ईवीज़ में। वो हमें याद दिलाना है अपने आप को कि उनके और भी यूजेस हैं। वेदर आप बात करें ग्रीन ट्रांजिशन की, हम बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईवीज़। आप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डिपेंड कर रहे हैं इस चीज़ पे, क्योंकि आप सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं अब। तो जब सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, आपको वो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जो जाते हैं सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट में। ये निटी-ग्रिटीज़ हो जाती हैं ऑफ द सप्लाई चेन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वीकनेस क्रिएट करती हैं। ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के लिए। जो सप्लाई चेन की आपने बात की, उसी से एक क्वेश्चन मेरे इसमें जहन में आ रहा है कि सप्लाई चेन पर असर इसका किस तरह पड़ रहा है। जो ये ट्रंप ने एक हथियार के तौर पे टैरिफ को इस्तेमाल किया और अलग अलग देशों पे टैरिफ थोपा, गरीब से गरीब, छोटे से छोटे देश पर बहुत ही अजीब व गरीब उनका टैरिफ रहा है, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा। बट सप्लाई चेन के हिसाब से ये कैसा रहा है? नए सप्लाई चेन इससे खड़े हुए हैं? कुछ बदलाव नहीं है। अगर एक लेवल ऑफ सप्लाई चेन्स हुआ करता था कल, और अब आज टैरिफ्स की वजह से वो सप्लाई चेन तो वहीं का वहीं रहेगा, प्राइस बढ़ जाएगी। तो फाइनली जो अमेरिकन्स को सोचना चाहिए, उनके डीप स्टेट को, उनके एडवाइजर्स को, कि आर दे गोइंग टू इम्पोर्ट द हाईएस्ट इन्फ्लेशन एवर इनटू देयर कंट्री? ये एक सवाल है जी। और या फिर तो देश झुकेंगे, जैसे EU झुक गया है और बाकी देश झुकते जा रहे हैं, या फिर आपके कॉस्ट्स बढ़ेंगे। और झुकने के बावजूद अगर 15% टैरिफ लगाया गया है EU के ऊपर, तो अगेन हमें टैरिफ की चर्चा करना मुझे तो व्यर्थ ही लग रहा है। ये कुछ और खेल चल रहा है। तो देशों को ये समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से इससे जूझेंगे, अपनी क्या रणनीतियां वो बदलेंगे। बट जो भी है, एंड रिजल्ट ये है कि वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट घटाओ। तो एक बड़ी अनोखी पॉलिसी स्टांस में अमेरिका फंसा हुआ है अपने मसल्स दिखाने के कारण। गुड लक टू देम। तो ये अमेरिका के लिए ही बहुत घातक साबित हो रहा है, उनकी इकॉनमी, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए। अगर भारत पे मैं वापस आऊँ, और अगर हम वो 50% टैरिफ की बात करें जो ट्रंप थोप रहे हैं भारत पर, तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा असर भारत पे नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस पर बहुत असर हो। 2-2.5% का फर्क है। मैं पढ़ रही थी कि शायद 6.2% से ना रहकर 6.6% हो जाएगी। अब ये अलग अलग एस्टिमेट हैं कि जीडीपी ग्रोथ 6% रह जाए, 6.2 से ये हो सकता है। फिर भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग होगा। तो लेकिन एडवर्स इम्पैक्ट कुछ ना कुछ होगा भारत के एक्सपोर्ट्स पे, या लॉस ऑफ जॉब्स इन लेबर इंटेंसिव मार्केट्स, इन जगहों पे आप देख रहे हैं असर इसका? हो सकता है, मगर लॉस ऑफ जॉब्स टेक्सटाइल्स के अंदर शायद हो टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, शॉर्ट टर्म हो सकता है। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि डिमांड बढ़ेगी वापस, बिकॉज इंडिया के क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रही है एक्सटर्नल मार्केट में। जॉब लॉस इनफैक्ट अमेरिका शुड बी वरीड अबाउट, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग वो अमेरिका ले जाना चाह रहे हैं, उसकी उनके पास ना क्षमता है, ना स्किल्स हैं,
उनका इन्फेमसली एजुकेशन सिस्टम ओवरबर्डन्ड है एंड कॉस्टली है। उनके खुद के लोग जब पढ़ लिख नहीं सकते और पढ़ने लिखने के लिए उनको बड़े बड़े लोन लेने पड़ते हैं, तो वो कहाँ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिखाएंगे अपने लोगों को। हमारा एक यूनिक देश है जहाँ पे अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ना भी करी हो, आप स्किल इंडिया प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आप वोकेशनल लर्निंग कर सकते हैं एंड आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। रीस्किलिंग का एक बड़ा बात चलता है इंडिया में, एशिया में, जो अमेरिका में ये सवाल ही नहीं उठा है, बिकॉज अब ये बोलना कि वो एक डेवलपिंग नेशन है जो अपने आप को डेवलप्ड नेशन बता के रखा है ऑन द अजम्पशन कि डॉलर्स पे सब ट्रेड होता है, डॉलर्स के बिना दुनिया नहीं घूमती। एंड जब हम डॉलर्स से थोड़ा सेपरेट होने लगते हैं, वो सिस्टम सवाल में आ जाता है। एंड जब वो सवाल उठ जाता है, उसके बाद तो क्या ही सवाल बचता है। जो यूएस को ये सोचना है वो ट्रेड करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि ट्रेड विल हैपन। तो आप ये कह रही हैं कि यहाँ पे भी जॉब लॉसेस होंगे, लेकिन अमेरिका में बहुत होंगे और उनको चिंता होनी चाहिए इस बात की। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ जॉब लॉस, जीडीपी ग्रोथ, इसके ऊपर। पिछले 15 सालों के अंदर भारत से बार बार ये कहा गया है कि यू हैव मिस्ड द मैन्युफैक्चरिंग बस। आप मैन्युफैक्चरिंग, वो बस चली गई है। गलत। जितना मैन्युफैक्चरिंग पिछले 15 साल में हुआ है, उसकी दुगना मैन्युफैक्चरिंग अगले 15 साल में डिमांड है। वो सारी डिमांड अमेरिका से तो आने वाली है नहीं। तो आई थिंक हमें बस बहना है। अपने अंदर के रिफॉर्म्स अति आवश्यक हैं, अति आवश्यक। ये एक्सटॉर्टिव ब्यूरोक्रेसी को हमें हटाना पड़ेगा और मुझे लग रहा है मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि अमेरिका के अलावा कोई ट्रेड नहीं हो सकती, ये गलत है, जैसे इन्होंने भी कहा। और मुझे लगता है अब हमें एक्सेलरेट करके आगे बढ़ना है और ये मैन्युफैक्चरिंग बस जो मिस हो गई या व्हाटएवर हो गई, उसमें चढ़ के फुल एक्सेलरेशन पे आगे बढ़ना है। और ये मुझे होते नजर आ रहा है। बस वैसे भी गई नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मिस हो। ऐसा कहा जाता है। बात हो रही है। हम आज ही तो ईवी लॉन्च किया है। तो बस पे नहीं, हम ईवीज पे चलेंगे। लेकिन कुछ सेक्टर्स, हमने टेक्सटाइल वगैरह की बात की, लेकिन सेफ हार्बर्स भी हैं भारत में कुछ, जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन। टेक्सटाइल अनसेफ नहीं है। टेक्सटाइल की दिशा बदल जाएगी। हो सकता है अमेरिका की बजाय इटली चले जाएं, इटली की बजाय अफ्रीका चले जाएं, कहीं और साउथ अमेरिका चले जाएं। तो एंटरप्रेन्योर आपके पॉलिसीज पे उतना निर्भीत नहीं है। आज ग्लोबलाइज्ड, वी आर वेरी वेल ग्लोबलाइज्ड कंट्री, तो काफी डिमांड है और एंटरप्रेन्योर्स ढूंढ रहे हैं। जैसे एविएशन है, आपके होटल बिजनेस है, आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन, क्योंकि भारत में काफी ऑलरेडी बात हो रही है टूरिज्म बढ़ाने की, सब बढ़ाने की। तो सर्विस सेक्टर की जैसे हम बात करें, इंडिया का ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ रहा है सर्विस सेक्टर। वहाँ पे हमारी रिप्लेसमेंट ढूंढना मुश्किल है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि जो एफिशिएंसीज हमने क्रिएट की हैं इस सेक्टर्स में इंडिया में, वो रेप्लिकेट करना मुश्किल है। आप देखेंगे, एक न्यूज़ आया है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सबसे बड़ा अभी रियल एस्टेट ख़रीदा है हैदराबाद में टू क्रिएट वन ऑफ इट्स बिगेस्ट ऑफिसेस यूएस के बाहर। तो एट द एंड ऑफ द डे इंडियन स्किल्स की डिमांड है और इंडियन सर्विस सेक्टर की डिमांड कम नहीं हुई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया पॉपुलेशन की वजह से हो, जिस भी वजह से हो, सबसे बड़ा कंज्यूमर है डिजिटल टेक्नोलॉजी का। तो वो सेक्टर हमेशा से एक सेफ हार्बर रहेगा इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, जैसा कि आप कह रही। फार्मास्यूटिकल्स हमेशा डिमांड रहेगी, मेडिकल इक्विपमेंट हमेशा डिमांड रहेगी। मेडिकल इक्विपमेंट कितना हम इंडिया में बना रहे हैं, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सवाल है। ऑटोमोबाइल्स, इंडिया अब मिडिल क्लास बढ़ रहा है, एस्पायरिंग मिडिल क्लास है, सबको गाड़ी चाहिए, तो इंडिया में डिमांड है। इंडिया एक कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन मार्केट है, एंड ये एक यूनिकनेस है हमारे मार्केट की जो हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन यहाँ पर ये खासियत है भारत के मार्केट की। बाय द वे, सर्विसेज के अंदर अमेरिका हैज अ सरप्लस ओवर इंडिया। गुड्स में वही नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात करिए सर। गुड्स में वी आर अहेड, मतलब हमारा सरप्लस है। सर्विसेज में अमेरिका का सरप्लस है। तो ये ट्रेड कहना, टैरिफ कहना बिल्कुल गलत। नॉट जस्ट दैट, दैट्स इट हिंट्स एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करें,
अगर एप्पल इंडिया में फ़ोन बना रहा है, वो इंडियन प्रोडक्ट के तौर पे बाहर बेच रहा है, इसका मतलब ये नहीं है एप्पल को उस पर प्रॉफिट नहीं मिल रहा। एट द एंड ऑफ द डे उसका मुनाफा एप्पल को हो रहा है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। सेमीकंडक्टर्स की बात कीजिए, जो इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट इंडियन गुड के हिसाब से बाहर जा रहा है जी, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की उस पर रिटर्न तो मिल रहा है अमेरिकन कंपनीज को। ये एक ज़रूरी बात है जो ट्रेड डेफिसिट कुल मिला के मैं अगर समझना इसको एक वो करना चाहूँ, इसका निष्कर्ष निकालना चाहूँ, तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि एक बड़ा टैरिफ बॉम्ब जो है भारत के सर पे फोड़ रहे हैं ट्रम्प। तो कोई भी आम आदमी जो ये सुनता है अब उसको लगता है कि कुछ तो होगा गड़बड़। आपकी बातों से ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है भारत को, फ़र्क पड़ेगा पर भारत में वो क्षमता है कि वो अपने आप को तैयार भी कर रहा है, डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। पर ये अगर 50% टैरिफ का बम भारत पे फूटता है तो नुकसान होगा कुछ, ये तो हम मानेंगे, या बिल्कुल भारत में इतनी क्षमता है कि हम चुके हैं, है ना, नुकसान तो होगा ही होगा। नुकसान शॉर्ट टर्म नुकसान होगा, मगर ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर वेट कर रहा है नुकसान का। वो तो ऑलरेडी नई मार्केट्स ढूंढ रहे हैं, ऑलरेडी नई अपनी रास्ते ढूंढ रहे हैं। वो वहाँ अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और भारत ने इसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी, दूसरे देशों ने भी की थी। और इसमें क्या आपको ये दिख रहा है कि नई साझेदारियाँ हो रही हैं, नई कोलैबोरेशन, वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें बदलाव दिख रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ यूरोप की ही, तो उनका एक जो ट्रेड झुकाव रहा है वो अटलांटिक की उनकी साझेदारी रही है। वहाँ पे गौतम क्या बदलाव दिखता है? एशिया की ओर झुकाव है यूरोप की तरफ से, ऑलरेडी हो गया है। अगर आप चाइना को तो एशिया ही मानते हैं ना, तो चाइना पे निर्भर हैं अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट्स वगैरह के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी। और अब वो भारत के साथ बड़े जोश के साथ वो FTA क्लोज करना चाह रहे हैं, डरे हुए हैं कि हमें नई मार्केट्स चाहिए। तो मेरे विचार में एक तरफ से जैसे यूरोप की अपनी कोई स्ट्रेंथ बची नहीं है ऐसा दिखता है, तो वो इधर उधर झपट रहे हैं, तो इसलिए उनको अमेरिका के सामने झुकना पड़ा। लेकिन भारत के साथ तो वो इक्वल डील कर सकते हैं, और मेरे ख्याल जारी हो, इस साल के अंत तक एक FTA बन जाएगा, बन जाने की संभावना है। और दोनों तरफ से लोग, इंडिया भी और EU भी, दोनों उस पे काम कर रहे हैं। नई मार्केट्स खुलेंगी, नो डाउट अबाउट इट। उनको नई मार्केट मिलेगी, नो डाउट अबाउट दैट ऑल्सो। एंड ओवरऑल मुझे लग रहा है थोड़ा आप पीछे हट जाएं, लेट्स लुक एट 2027, तो यू विल सी बोथ इकोनॉमीज एट अ मच हायर लेवल। अमेरिका का क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। यूरोप एंड इंडिया, यस, एट अ मच हायर लेवल। यस, डेफिनेटली। ओके, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहती हैं? बस एक ही चीज़ ऐड करना चाहेंगे, जो पहला 25% टैरिफ था वो शायद इंडियन सरकार को पता था कि ये पहला 25% आएगा, क्योंकि हम वो 1 अगस्त की डेडलाइन नहीं मीट करने वाले थे नेगोशिएशंस में विद द US। जो एडिशनल 25% है, दैट हैज़ कम एज अ शॉक। तो उसकी तैयारी हम कितनी कर पाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये हमें देखना पड़ेगा। बट I'd like to echo जो सर ने कहा अभी, कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट्स जो है जिनके साथ हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, उनके साथ थोड़ी और जल्दी बात हो जाएगी, थोड़ी और उसमें एनर्जी आ जाएगी उन कॉन्वर्जेशंस में, क्योंकि यूरोप को भी एक ज़्यादा स्टेबल पार्टनर की ज़रूरत है US से। यूरोप भी घबराया हुआ है कि कितने दिनों तक आप इस ट्रांसअटलांटिक पार्टनरशिप पर निर्भर रहेंगे। एग्जैक्टली। तो यूरोप में भी अपनी आत्मनिर्भरता या दूसरी साझेदारियों भरोसा नहीं है कि आज 15% उन्होंने डाल दिया तो एंड ऑफ डिस्कशन, ऐसा नहीं है, कल को 25 कर दें। एग्जैक्टली। परसों रशिया की वॉर खत्म हो जाएगी, तो इट्स अ वेरी मूविंग टारगेट एंड वेरी मूडी। तो ये ट्रस्ट चला गया है अमेरिका से, ये वापस आने में तो ये जो ट्रस्ट गया है वो एग्जिस्टिंग विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड ऑर्डर को भी उसने बिखेर दिया है। और नई वर्ल्ड ऑर्डर हो सकता है अमेरिका की ट्रस्ट जाने में नए ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स बन जाएं, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। इंडिया अकेला नहीं है, तो ये कैसे खेल होगा वी डोंट नो। मगर इस समय शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि ट्रम्प जीत रहा है, मगर मीडियम टर्म के अंदर तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि अमेरिका को ये मुश्किल पड़ेगी। अमेरिका हार रहा है, ट्रम्प नहीं, मतलब अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये, बिल्कुल। और आपने जैसा कहा कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, विश्व व्यवस्था है, वो बिखर रही है, क्योंकि ये जो इनके फैसले हैं इसका असर दुनिया, पूरे विश्व के व्यापार पे भी पड़ रहा है। विश्व की जो एग्जिस्टिंग राजनीतिक या आर्थिक या भू राजनीतिक जो उनकी सोच रही है वो भी बदल रही है, लेकिन एक नया विश्व ऑर्डर, विश्व व्यवस्था जो है वो खड़ी हो रही है। ऑल्टरनेटिव आप ये कहेंगे कि बन रहे हैं, उसके बनना शुरू हो रही है।
वैसे एक्चुअली ये वर्क इन प्रोग्रेस था, क्योंकि जो और इस विश्व व्यवस्था के केंद्र में अमेरिका नहीं होगा, तो इकोनॉमी वाइज तो ऑलरेडी ईस्टवर्ड शिफ्ट चालू हो गया है। अगर आप पीपीपी टर्म्स में देखें तो ब्रिक्स का जीडीपी G7 के जीडीपी से ज़्यादा है जी। चाइना इज़ ऑलरेडी द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एब्सोल्यूट टर्म्स एंड द लार्जेस्ट इन पीपीपी टर्म्स। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन पीपीपी टर्म्स। तो ऑलरेडी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इकोनॉमिक्स का, वो तो शिफ्ट हो गया है ईस्टवर्ड। अब ये एक एक करके अपने आप को अगर काटते रहेंगे तो अमेरिका फर्स्ट की बजाय अगर वो अमेरिका अलोन रह जाए तो दैट्स देयर चॉइस। ये खतरा एक बना हुआ है जानवी कि अमेरिका फर्स्ट की ओर चले थे ट्रम्प, लेकिन कहीं अमेरिका अलोन ना हो जाए और अमेरिका का नुकसान ज़्यादा ना हो जाए जी। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर ट्रम्प के अलावा कोई और सरकार आएगी तो एक ड्रास्टिक कोई चेंज होगा अमेरिकन पॉलिसी में। ट्रम्प के पहले एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, ट्रेड पॉलिसी में हमने ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखा नहीं था। डिफरेंस ये हो सकता है कि वो जो थोड़े वक्तव्य हैं, जो बयान हैं, वो कुछ बदल जाएंगे शायद। हाँ, शायद वो थोड़े सिविलाइज्ड कॉन्वर्जेशन पर आ जाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प की अच्छाई, अगर टू एंड ऑन अ गुड नोट जी, जब आप ट्रम्प की बात करते हैं, अच्छाई ये है कि सबकी आंखों से पर्दा हट जाता है। जो एक सिविलिटी का पर्दा होता है कि अमेरिका सबका दोस्त है, सबसे अच्छे से रहता है, ये बहुत जल्दी हमें समझ आ जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो अपना देख रहे हैं और हमें अपना देखना है। बिकॉज सेल्फिश वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें अगर साथ साथ किसी और का मुनाफा हो जाए अच्छी बात है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अपने लोगों का पहले ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं हमारे कंट्री में, और उनका पहले ध्यान रखना पड़ेगा। जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत कुछ बदलाव नहीं होगा अगर ट्रम्प चले भी जाए। ये ज़रूर है कि राजनीति की या डिप्लोमेसी की भाषा जो है वो शायद बदल जाए एक बार फिर से, जो अब ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी हो गई। और जैसा गौतम ने कहा कि अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह अमेरिका अलोन न रह जाए, ये भी एक खतरा है। एक मौका है सभी देशों के लिए, विश्व के सभी देशों के लिए, कि वो अपने हित को देखें, नई साझेदारियां करें, जो कि वो कर भी रहे हैं। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है उसने सिर्फ कागजी बदलाव नहीं किए हैं, उसने उस तत्कालीन वैश्विक व्यापार में एक हलचल मचाई है और जो उसकी रीढ़ होती है उसको चोट लगाई है। क्योंकि जो 21वीं सदी का ई कॉमर्स जिस पर टिका हुआ था, उपभोक्तावाद जिस पर टिका हुआ था, वो ही हिल गया है। तो अब मौका है कि भारत जैसे देश, दूसरे देश अपने निर्यात के नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं और नई साझेदारियां भी बन रही हैं। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।